नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई। सो रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। इनके जीवन काल के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हालांकि क्लास 10 के एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ आपको पोएट का नाम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। इनका जन्म मार्च 26, 1874 सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इनका जो जीवन काल है वो 1963 तक चला। जनवरी 29, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई बोस्टन में। ओके, तो इन्होंने 4 फिल्ट्जर प्राइजेस भी जीते। फिल्ट्जर प्राइजेस क्या होते हैं? इनको पत्रकारिता या लेखन कार्य में सर्वोच्च माना जाता है। तो इन्होंने टोटल 4 फिल्ट्जर प्राइजेस जीते। अमेरिकन पोइट थे ये, और इनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो पोएम्स लिखी जाती है उनके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। सिंपल लैंग्वेज होती है, लेकिन उनकी मीनिंग भी उतनी ही डीप और नेचर से जुड़ी हुई होती है। तो वो नेचर और लाइफ लेसन्स के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं। इनकी फेमस पोएम्स कौन सी है? इनकी फेमस पोएम्स में द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये कुछ बहुत ही फेमस पोएम्स हैं। शुरुआत करते हैं। ये डस्ट ऑफ स्नो आपकी पोएम है। इसका स्टेंजा 1 क्या कहता है? द वे ए क्रो swoop डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब कि इसका जब हम बेसिक मीनिंग ही हिंदी में सीधा सीधा ट्रांसलेशन कराना चाहे तो फिर ये क्या कहता है कि जिस प्रकार से एक कोवे ने, अब कोवा यहां पर कैसा प्रतीक माना गया है? कोवा हम अक्सर मानते हैं कि बुरा होता है ना। घर में यहाँ वहां जब कोवे बोलते हैं तो अक्सर हम कह देते हैं कि इनको दूर भगाना चाहिए, ये तो बहुत ही अशुभ माना जाता है ना। कोई ना कोई अनहोनी जरूरी होने वाली है, ऐसा हम करते हैं। गाँवों में खासकर इसी प्रकार की जो अवधारणाएं हैं वो बहुत ज्यादा बनती है। तो यहां भी क्या है? कोवा एक, क्रो एक क्या है? पेड सिंबोलिज्म को इंडिकेट करता है ना। तो इसे पोएट क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार से एक कोवे ने मेरे ऊपर स्नो गिराई है, तो जाहिर सी बात है अगर कोवे ने कोई काम किया तो वो तो बुरा ही होगा ना। swoop डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दी है। अब यहां से गिराई है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं वो कि जब मैं किसी पेड़ के नीचे था, कौन सा पेड़? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी बहुत ही बैड इंप्रेशन डालता है, ये भी एक जहरीला पेड़ है, ठीक है। तो हेमलॉक ट्री जो है उसके ऊपर जब कोवा था और पोएट उसके सीधे नीचे थे, तो उसने, कोवे ने क्या किया कि मेरे ऊपर, यानी कवि के ऊपर, पोएट के ऊपर वो स्नो गिरा देता है। स्नो के जो फ्लेक्स होते हैं वो डाल देता है। सूक डाउन यहां पर क्या होगा? सूक डाउन होगा मेड समथिंग फॉल, यानी कुछ भी गिरा देना। डस्ट वेरी फाइन पार्टिकल, यानी धूल के कण। धूल के कण यहां पर कैसे है? वो स्नो के हैं। स्नो फ्रोजन व्हाइट फ्लैक्स। तो हेमलॉक पॉइजनस ट्री। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इस पोएम में, इस स्टेंजा में हम देख सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा भावार्थ क्या बन जाता है कि वो बताते हैं कि एक ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ही बुरी थी, और दोनों ही जो प्रतीक थे वो बुराई के ही थे, जिस प्रकार से कोवा था और जिस प्रकार से हेमलॉक ट्री था। तो ये क्या कह रहे हैं? सिंपल मीनिंग यही होगा कि कोवे ने जिस प्रकार से मेरे ऊपर गिरा दी डस्ट ऑफ स्नो, यानी धूल के कण, एक हेमलॉक ट्री से, तो क्या हुआ फिर? हेज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कवि का जो बिहेव था, मूड था, है ना, बिहेवियर जो था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। किस कारण से? उस कोवे के कारण से और वो हेमलॉक ट्री के कारण से, है ना। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। तो यहां पर चेंज क्या होता है? तो कोई ना कोई बदलाव करना, और र्यूड क्या होगा? फेल्ट रिग्रेट और सोरो, यानी मैं जिस समय बहुत ही ज्यादा ऐसे दुख में महसूस कर रहा था, या फिर मैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा था, है ना, पछतावा कर रहा था मेरे पूरे दिन पर, तो उसी समय एक कोवे ने यहाँ पर क्या किया? उस पोएट के ऊपर
डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी हेमलॉक ट्री से। तो उससे क्या हुआ, उसके कारण पोएट के मन में क्या हुआ, बदलाव हुआ। पोएट अलग फील करने लग जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है। पहले कैसा मूड था, पहले बहुत ही दुखी वो महसूस कर रहे थे, पहले बहुत ज्यादा वो र्यूड महसूस कर रहे थे, वो पूरा दिन ही अपना बर्बाद कर चुके थे। और जब कोवा जो है वो स्नो गिराता है तो फिर क्या होता है, उनके मूड में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ही ऐसे अच्छा महसूस करने लगते हैं। जो दुख के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसे निराशा के अंदर डूबे हुए थे, अब वो अलग महसूस कर रहे हैं। तो पोएट कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें नेगेटिव थिंकिंग, है ना, हमेशा हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेकर चलनी चाहिए। और वो नेचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें नेचर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। हालांकि वो सीधा ही हमें किसी और चीज के माध्यम से बता सकते थे कि हमें नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नेचर ही क्यों चुना। नेचर चुनने का कारण है कि हम जब भी इस प्रकृति से जुड़ते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, तो वो जरूर हमारे ऊपर नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। नेचर कभी भी हमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। हमें जरूर ना जरूर किसी न किसी प्रकार से कोई भी माध्यम हो, हमें हमेशा पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ फील करवाएगा। तो इस प्रकार से कवि जो थे, उनके नेचर में उनकी जो थिंकिंग थी उसमें क्या चेंज हुआ, उसमें चेंज हुआ कि जैसे ही जो बेड सिंबलाइज करने वाले जो कोवे थे या फिर जो क्रो था, उसने जैसे ही स्नो डाली, हालांकि स्नो क्या है, स्नो वाइटनेस या फिर आप कह सकते हो कि उसमें सॉफ्टनेस की पावर है ना। तो जब भी हेमलॉक जो ट्री है वो भी बेड रिप्रेजेंट करता है, बुराई का प्रतीक है, जहरीला माना जाता है। तो पोइट कहना चाहते हैं कि भले ही ये बुरे हों या फिर हम उनको बुरा मानते हैं, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है तो नेचर एक ऐसी चीज है जो कि इन्हें पॉजिटिव बना देती है। हमें खुद से ही पहले नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेनी चाहिए, हमें हमेशा अपने जो थॉट्स हैं उनको अलग रखकर नेचर से जुड़कर देखना चाहिए। नेचर में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर होती है, पोएट खासकर हीलिंग पावर, है ना। तो पोएट हीलिंग पावर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। तो ये थी आपकी छोटी सी पोएम, बहुत ही इंपैक्टफुल है। चाहे वो पोएट के ऊपर हो, चाहे हम भी अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें, तो भी हमें इसी प्रकार से ये दिखाएगा कि हमें नेचर के साथ जुड़ना चाहिए। और जब हम नेचर से कुछ सीखते हैं, यानी धीरे धीरे ग्रोथ को हम इससे सीख सकते हैं। तो हम इस यहीं से शुरुआत करते हैं, हम भी यहीं से सीखना शुरुआत कर रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बताई है वो सेम यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए भी आपको दी है। आप चाहे तो मैं अलग हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर एक बार इसको जल्दी से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर स्टेंजा नंबर 1 भी है और 2 भी है, जिसकी साथ ही साथ आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी दी गई है। ओके, सो उसके बाद में पहले तो सीधी हिंदी की ट्रांसलेशन थी, अब सेकंड में जो हमने मीनिंग पढ़ा था वो भी आपको दिया गया है कि पोएट क्या चाहता है। तो पोएट क्या कह रहा था कि एवरी एक्शन एलाइट्स a reaction in a sensitive individual. The poet was affiliated by a tree symbolizing sorrow, the hemlock. तो sorrow का प्रतीक क्या है, hemlock. However, when a crow dislodged snow from the tree, signifying the discovery of a ray, यानी वो एक उम्मीद की किरण की बात कर रहे हैं। Amidst his suffering, the poet's state of mind underwent a transformation. He gathered the courage to resume his work and make productive use of his time. तो जो लास्ट में उसके पास पूरे दिन बर्बाद करने के बाद में जो लास्ट में थोड़ा सा समय बचा था, वो इसका प्रोडक्टिव यूज करना चाहता है और कहता है कि मेरे पास जो थोड़ा सा समय मैंने पूरा दिन बर्बाद कर लिया और जो थोड़ा सा समय बचा है मैं उसको भी बर्बाद कर देता अगर कोवे ने उस हेमलॉक ट्री से बर्फ के कुछ जो पार्टिकल्स है वो न डाले होते तो, है ना। तो इस तरीके से उसने हेल्प ही की है कोवे ने। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये मीनिंग है जो पोएम के माध्यम से पोएट हमें देना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इसकी कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है या फिर आप कह सकते हो कि पहला तो थीम हमें जरूर ही याद करनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो आपको एक और मिल जाएगा, पहले हम सारी पोएम्स जो क्लास 10 की है वो रीड करने वाले हैं, तो आप इसके लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो थीम है
वो बहुत जरूरी है, तो हमें हर हाल में इसका तो ध्यान में रखना ही चाहिए, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। देर आर सम सिंपल एक्शंस, कि कुछ साधारण से जो एक्शन है वो हुए थे, कोवे का गिराना, हेमलॉक ट्री से ही खासकर गिरना, डस्ट ऑफ स्नो, तो दैट लीव्स ए ग्रेट इम्पैक्ट। तो उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है ऑफ ह्यूमन माइंड, मानवीय मस्तिष्क पर या फिर मानवीय चिंतन पर। चिंतन आप कह सकते हो कि उसकी मन में या फिर उसकी थिंकिंग पर, है ना। द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस द पोइट्स मूड। तो जो भी डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से जो भी परिवर्तन आए थे, थोड़ा सा उसने कुछ महसूस किया था, तो उसी के कारण पूरा पूरा बदलाव उसके मन में हो गया। राइम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। जो एक्सटेंजा देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम क्या होती है? एक तुकबंदी होती है। जैसे हम किसी पोयम को एक गीत के रूप में गाते हैं तो उसके लास्ट में जो सेम साउंड आती है वर्ड्स की, उसी को राइम स्कीम कहते हैं। तो इसमें पैटर्न क्या है? इसमें ए बी सी डी पैटर्न है, जिसमें कि वर्ड्स मैच कर रहे हैं। क्रो को मी से, सॉरी, क्रो को स्नो और मी ट्री, है ना। इस प्रकार से हमारी जो राइम स्कीम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैच कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, क्रो को स्नो से, तो हम इसको ए, इसे भी बी, ए, और मी को ट्री से मैच कर रहे हैं, तो इसे भी बी और इसे भी बी। तो ए बी मैच होती है हमारी राइम स्कीम। और इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेंजा में भी हर्ट पार्ट, तो हार्ट पार्ट, तो यहाँ पर भी सी, और मूड रूड, तो यहाँ पर डी, है ना। तो सी डी इस प्रकार से हमारी राइम स्कीम हो जाती है। तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म, जो लिटरेरी डिवाइसेस टर्म्स की बात करें तो सिंबोलिज्म का यूज किया गया। कैसे? तो क्रो जो है वो एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डीपर मीनिंग को। डीपर मीनिंग को कैसे? कि क्रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैडनेस को और नेगेटिविटी को, है ना। हेमलॉक इसी प्रकार से सोरो, पेन, पॉइजनस ट्री, तो पॉइजनस ट्री है तो वो सोरो को, पेन को जो पोएट फील कर रहा था उसको शो कर रहा है। स्नो प्योरिटी, पॉजिटिविटी, फ्रेशनेस, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि स्नो जो है वो वाइटनेस और सॉफ्टनेस को, तो यहाँ पर प्योरिटी, पॉजिटिविटी और फ्रेशनेस को कंसिडर किया जा रहा है ना। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस है जो आप हर हाल में कंसिडर करना चाहिए, जिनको आपको एग्जाम के लिए जो हर बार अक्सर पूछे जाते हैं। तो उनमें व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट? तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है? द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट्स द फॉलिंग डाउन ऑफ सेड पेसिमिस्टिक thoughts from the mind of the poet. It removes these ideas. It indicates the change of mood of a poet. तो इसमें आशावादित्व की भावना को उजागर किया गया है। डस्ट ऑफ स्नो क्या करती है कि वो रिमूव कर देती है उन विचारों को जो कि बहुत ही ज्यादा सैडनेस वाले थे, जो बहुत ही ज्यादा उदासी भरे थे। पोएट को जो दिन बर्बाद किया था उन विचारों ने, तो उनको रिमूव करने का काम करता है। और ये इंडिकेट करता है कि पोएट के जो मन में जो विचार थे वो हटा दिए गए हैं और उनके मूड में बदलाव आने लग गया है। जैसे हमें कई बार आता है ना, हम वैसे कोई बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं और अचानक से हमें गूज़बम्स फील होते हैं, तो वैसा ही कुछ पोएट भी महसूस कर रहा है। व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? तो हमने जब स्नो का देखा है तो इसी प्रकार से क्रो एंड हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। द क्रो रिप्रेजेंट्स द डार्क एंड सोरोफुल साइड। डार्क एंड सोरोफुल यानी बहुत ही अंधेर में और बहुत ही दुख भरी जो पक्ष है नेचर के, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द हेमलॉक रिप्रेजेंट्स द पॉइजनस साइड ऑफ नेचर। A man faces both these things at different times in his life. तो हेमलॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस थिंग टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेचर में जो भी नेगेटिव थिंकिंग वाली चीजें होती है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि पोइट ये भी मानते हैं कि इसका प्रभाव जो है वो हमेशा नेगेटिव ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और साथ ही साथ आपने जो क्वेश्चंस है उनको भी लर्न अच्छे से कर लिया होगा। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके इस चैनल को, और आप नए जो वीडियोस हमारी पोएम्स आ रही है उनको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपका इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए। आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। वी आर एडुलेक्स।